नमस्ते साथियों, स्वागत है दिव्य आईएएस पीसीएस पर। जैसा कि आपको मालूम होगा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में 23वीं इंडिया रशिया वार्षिक समिट में भाग लेने के लिए आए थे और उन्होंने भाग ले लिया है। यह एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी। इस समिट में पीएम नरेंद्र मोदी तथा व्लादिमीर पुतिन के बीच जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ तथा कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते साइन हुए और इस समिट में लॉन्ग टर्म के लिए विजन 2030 का लक्ष्य रखा गया। दोस्तों, इनको एक एक करके समझते हैं। पहला समझौता रणनीतिक समझौता था। इसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि पुतिन जिस समय पर भारत में विमान से उतरे थे, उस समय मोदी और पुतिन के बीच में कितने गर्मजोशी से एक दूसरे के गले मिले थे और फिर उसके बाद में दोनों लोग एक कार में बैठकर डिनर के लिए रवाना हो गए थे। इन दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी थी। और दोस्तों, आपने ये भी देखा होगा कि पुतिन को भारत में आने से पहले एक इंटरव्यू में एक प्रश्न पूछा गया था कि आप G8 में शामिल होना चाहेंगे। तो उन्होंने एक जवाब दिया कि हम G8 में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि हमको G7 में शामिल होने से मिलेगा क्या। इससे तो अच्छा ये है कि हम भारत से दोस्ती बढ़ाएं, भारत के साथ अपने आर्थिक रिश्ते मजबूत करें, क्योंकि भारत एक तीसरी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए IMF तथा यूएनओ ने भी समर्थन किया है। इसके अलावा एक और अन्य समझौता जो दूसरे नंबर का समझौता व्यापार और आर्थिक साझेदारी का समझौता है। इसके अंतर्गत 2030 तक $100 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य रखा गया है और विजन 2030 भी तय किए गए हैं, जो आगामी 2030 तक इन लक्ष्यों को पाने का प्रयास किया जाएगा। भारत यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच FTA समझौता की बातचीत तेज हो गई है, जिससे फ्री ट्रेड हो सके, है ना। राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार निपटान बढ़ाने की सहमति हो गई है। उर्वरक सप्लाई, क्योंकि भारत उर्वरक की बहुत कमी रहती है और वो विदेशों से आयात करता है। कुशल श्रमिकों के आदान प्रदान। कुशल श्रमिक, जैसे कि आप जानते होंगे कि रूस में वर्कफोर्स की बहुत कमी है और इसके कारण उसको वर्कफोर्स की आवश्यकता है। भारत में 140 करोड़ जनसंख्या है, उसमें युवक लोगों की संख्या ज़्यादा है, जिसको हम जनांकी डिविडेंड कहते हैं। अगर भारत से श्रमिक और युवक लोग रूस में काम करने जाते हैं तो रूस उनको रूबल में पेमेंट करेगा और इस रूबल को हम पुनः रूस को दे सकते हैं, जिससे हमारा भुगतान संतुलन सही होगा, GDP भारत की बढ़ेगी। और लॉजिस्टिक सिस्टम का भी एक समझौता है, पेमेंट सिस्टम का है। पेमेंट सिस्टम ये है कि हम रूस को किस में पेमेंट करेंगे। जैसे हम रुपया देंगे और रूस हमको रूबल देगा। इसमें हम डॉलर को साइड लाइन करने का विचार है, क्योंकि इसी डॉलर डिप्लोमेसी के आधार पर USA ने विश्व में कई वर्षों तक राज किया है। दोनों की मुद्रा में जब पेमेंट होगा, रूस और रूबल की मुद्रा में, तो डिडोलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। अब दोस्तों, इसके बाद में तीसरा समझौता जो कि ऊर्जा साझेदारी का समझौता है। इसके अंतर्गत तेल, गैस, LNG सप्लाई, LPG गैस का समझौता हुआ है और न्यूक्लियर ऊर्जा, जिसका न्यूक्लियर ऊर्जा के संदर्भ में हम न्यूक्लियर ऊर्जा वाले समझौते में पढ़ेंगे। UCG टेक्नोलॉजी निवेश परियोजना है। ये UCG क्या है? ये UCG अंडर कॉल गैसिफिकेशन,
जो जमीन के अंदर कोयला होता है उसको गैस में परिवर्तन करना। ये परिवर्तन इसके अंतर्गत H2CH4 और CO इस प्रकार की गैसें हमको प्राप्त होंगी। इसके अलावा चौथा समझौता परिवहन और कनेक्टिविटी का है। ये समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत कई रूटों के संदर्भ में समझौते हुए हैं, जैसे कि NSTC समझौता, एक मार्ग, और दूसरा मार्ग चेन्नई व्लादिवोस्टोक तक, और तीसरा मार्ग उत्तरी सी रूट है ना। इन तीनों को हम बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं उत्तरी सी रूट। उत्तरी सी रूट ये यहाँ से व्लादिवोस्टोक से स्टार्ट होगा, और ये व्लादिवोस्टोक से होते हुए, ये देखिए यहाँ पर से बेरिंग से बीच में होते हुए, और ये देखिए यहाँ पर आर्कटिक से होते हुए यहाँ कहाँ तक आएगा, ये इधर नॉर्वे से होते हुए, फिर उसके बाद में ये भूमध्य सागर से होते हुए, फिर लाल सागर होते हुए, ये यहाँ पर देखिए इस तरीके से। तो यहाँ से यहाँ तक, ये व्लादिवोस्टोक से लेकर ये यहाँ तक, नॉर्वे तक का, इसको हम रूट को कहते हैं उत्तरी सी रूट कहते हैं। ये रूट बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे यहाँ बर्फ जमी रहती है, लेकिन बर्फ को उठाकर इस रूट को विकसित किया गया। एक रूट दूसरा है, इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। ये रूट है चेन्नई व्लादिवोस्टोक रूट, है ना। चेन्नई व्लादिवोस्टोक रूट ये है कि ये इंडिया है, भारत है, इसका यहाँ पर चेन्नई बंदरगाह है। ये होते हुए, ये यहाँ से स्टार्ट होता है बंगाल की खाड़ी होते हुए, फिर ये मलक्का स्टेट होते हुए, फिर ये यहाँ से चलते हुए दक्षिण चीन सागर होते हुए ये व्लादिवोस्टोक तक जाएगा। तो इस सी रूट को और कारगर बनाने के लिए भी इसमें चर्चा हुई है, समझौते में चर्चा हुई है। ये एक और रूट है जिसको हम NSTC रूट कहते हैं, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से प्रारंभ होगा, मास्को तक आएगा, मास्को से ये अजरबैजान, और अजरबैजान से बंदर शेरी बेगवान होते हुए, इसके बाद में समुद्र के रास्ते होते हुए ये मुंबई तक आ जाएगा। अगर इस प्रकार की कनेक्टिविटी बनती है तो इसमें यूरोप और एशिया का व्यापार बहुत अधिक बढ़ेगा। इसी प्रकार से रूस और भारत के बीच में भी व्यापार बहुत आगे बढ़ेगा। इसके अंतर्गत और भी हम चर्चा कर सकते हैं कि ध्रुवी शिपिंग जहाज निर्माण की बात की जाएगी, और रूस हमको रेलवे टेक्नोलॉजी में भी सहयोग करेगा। इसके बाद में ये पांचवा जो समझौता है, पांचवें समझौते की तरफ हम बढ़ते हैं। पांचवा समझौता रूस सुदूर पूर्व और आर्कटिक सहयोग समझौता। इसमें 2024 से 2029 के कार्यक्रम के तहत कृषि, ऊर्जा, खनन, फार्मा, है ना, और फार्म यानी कृषि, और समुद्री निवेश के संदर्भ में बात होगी। वैसे आज समिट में भारत के PM मोदी जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि ये सी फूड जितने भी हैं, इनको रूस में अधिक व्यापार करने के लिए भी चर्चा हुई। आर्कटिक काउंसिल की में भारत की सक्रिय भूमिका। इसमें आर्कटिक एक अनुसंधान का केंद्र है। यहाँ पर भारत हिमाद्री एक अनुसंधान केंद्र बनाया है, इसमें अनुसंधान करता है। और छठवां समझौता असैन्य परमाणु सहयोग का होगा। असैन्य परमाणु सहयोग में रूस हमको कुटुनकोलम जो पहले से इसने नाभिकीय रिएक्टर लगाया उसके लिए ईंधन प्रदान करेगा, और ये अबाधित ईंधन प्रदान करता रहेगा। और एक नई यूनिट की भी बात की गई है, दूसरा परमाणु रिएक्टर लगाने की भी बात की है। इसके लिए आगे जल्दी समझौता होगा। एक VBER
परमाणु रिएक्टर तकनीक और परमाणु रिएक्टर देने की रूस ने बात की है। ये होता क्या है, इसके अंतर्गत लाइट वाटर का प्रयोग किया जाता है कूलिंग और मॉडरेट के लिए। इससे पहले वाले रिएक्टरों में भारी पानी का प्रयोग होता था कूलिंग और मॉडरेट के लिए। तो इस मामले में उनसे उनसे अंतर है। और 2047 तक 100 गीगावाट जो परमाणु क्षमता उत्पन्न करने की भारत का लक्ष्य है, उसमें रूस सहयोग करेगा। इसके अलावा सातवां समझौता हमारा अंतरिक्ष सहयोग के लिए हुआ है। अंतरिक्ष सहयोग में भारत का इसरो संस्थान और रूस का रोसकोसमोस के बीच में एक समझौता हुआ है, जो मानव को अंतरिक्ष में भेजने का एक मिशन है, उसमें सहयोग करेगा। और दोस्तों, आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, पुतिन भारत आने से पहले ये घोषणा हो चुकी थी कि रूस भारत को रॉकेट इंजन, जो कि एक क्रायोजेनिक इंजन है, इनका नाम RD-191M देगा। ये रॉकेट इंजन हमारे लिए बहुत कारगर साबित होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं, भारत ने इससे पहले GSLV LBM-3 के द्वारा चंद्रयान मिशन 3 को छोड़ा था, और इसके साथ में आदित्य मिशन को भी सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। लेकिन हमको अभी RD-191M क्रायोजेनिक इंजन मिल रहे हैं। अगर हम इन इंजनों को रॉकेट में लगा लेंगे तो ये ही रॉकेट 60 टन वजन को ले जाएगा। अभी तक ये पहले वाले जितने भी LBM-M3 थे, वो केवल 4 टन के वजन के उपग्रह ऊपर ले जाते थे, और इसके कारण में संचार उपग्रह जो कि 4 टन वजन से अधिक होते हैं, इनको विदेशों से छुड़वाना होता था। और जब 60 टन की क्षमता भारत विकसित कर लेगा इन इंजनों की मदद से, तो हमें संचार उपग्रह एक तो विदेश से नहीं छुड़वाना पड़ेगा, और साथ में हमें विदेशों से भी आर्थिक मार्केट मिल जाएगी जो उपग्रह छुड़वाए जाते हैं। और इसके अलावा उपग्रह नेविगेशन का भी समझौता हुआ। अब 8वें समझौते की तरफ बढ़ते हैं। ये सैन्य असैन्य तकनीकी सहयोग समझौता है, और इस 8वें समझौते में हम बात कर सकते हैं कि हमारा सैन्य समझौता किस प्रकार का। तो सैन्य समझौते में भारत को रूस S-500 दे सकता है। वैसे हमारे पास में रूस के द्वारा दी गई पहले की प्रणाली S-400 है। S-400 के बारे में तो दोस्तों आप जानते ही होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के समय पर पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन, मिसाइल, विमानों को इसी S-400 प्रणाली ने टारगेट कर लिया था, और अन्य मिसाइल प्रणाली ने इसको शूट कर दिया था। तो हमको तो S-500 प्रणाली मिलने जा रही है। ये इससे उन्नत प्रौद्योगिकी प्रणाली है। और हमको Su-57 विमान है ना, ये हमको फाइटर जेट मिलने जा रहा है, और ये 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। और इसकी हमें टेक्नोलॉजी भी रूस हस्तांतरित करने जा रहा है। टेक्नोलॉजी हस्तांतरित करने से एक फायदा हमको ये मिलता है कि हमें आपूर्तिकर्ता देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, क्योंकि इस जहाज का रखरखाव भी करना, इनोवेशन भी करना, कुछ कल पुर्जे की आवश्यकता रहती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझें कि F-16 हमें अमेरिका ने दिया तो था, लेकिन उसने टेक्नोलॉजी नहीं दी, इसलिए कल पुर्जे इसके खराब होते हैं, तो बार बार हमें USA पर निर्भर रहना पड़ता है। Su-57 विमान हम इसकी तुलना F-35 USA के फाइटर जेट से कर सकते हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी के मामले में Su-57 के आगे बिल्कुल भी नहीं टिक पाता है। और
इसके बाद में हम एक अगला समझौता बताते हैं, रक्षा सहयोग समझौता। ये रक्षा सहयोग समझौता, ये RELO समझौता भी हुआ है। ये RELS समझौता क्या है? ये रीजनल एक्सचेंज लॉजिस्टिक सपोर्ट। इसके अंतर्गत भारत की सेना और रूस की सेना परस्पर, यानी भारत की सेना रूस के वेस को, बंदरगाह को और एयरवेज को प्रयोग कर सकते हैं, और रूस की सेना भी भारत के बंदरगाह और सैन्य बेस और एयरबेस को प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार कोई भी विमान ईंधन भराना हो, मरम्मत कराना हो, रसद हो, संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये सारी चीजें इस सैन्य समझौते के अंतर्गत की गई है ना। इसके बाद में 9वां समझौता आता है। ये विज्ञान प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिज समझौता है ना। इसके अंतर्गत जैसे कि रेयर अर्थ है, रेयर एलिमेंट अर्थ है, ये जैसे सिलिकॉन हुआ, और ये प्लेटिनियम हुआ। सिलिकॉन तो इसके चिप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी विश्व मार्केट में बहुत कमी रहती है। वैसे ताइवान में अधिक होता है, वहाँ चिपें अधिक बनती है। तो इंडिया के लिए रेयर अर्थ बहुत आवश्यक है। तो ये दोनों, भारत और रूस मिलकर रेयर अर्थ की खोज करेंगे और उनकी प्रोसेस करेंगे। और मिनरल खनन की भी बात हुई है, ठीक है ना। और डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात हुई है, साइबर सुरक्षा की बात हुई है, और डिजिटल टेक्नोलॉजी, AI की भी दोनों के बीच में बात हुई है ना। AI अभी आधुनिक टेक्नोलॉजी, उसके संदर्भ में बात हुई है ना। और 10वां समझौता शिक्षा, संस्कृति और पर्यटन के बारे में। तो इसके संदर्भ में अभी मोदी जी ने भी अभी जॉइंट स्टेटमेंट हो रहा था, तब कहा था कि 30 दिनों का पर्यटन वीजा दोनों ओर से मिलेगा। इससे पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, है ना। सांस्कृतिक फेस्टिवल, फिल्म प्रोडक्शन, आर्ट इवेंट्स जैसे क्षेत्र भी इसमें शामिल किए जाएंगे। दोस्तों, भारत, इन सभी समझौते से भारत को ये लाभ होगा कि भारत के रिश्ते रूस से मजबूत होंगे। साथ में विश्व एक ध्रुवी विश्व की तरफ से बहुध्रुवी विश्व की तरफ बढ़ेगा, और जो अभी दुनिया की बहुत आवश्यकता है। भारत जल्दी ही तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत आंतरिक रूप से मजबूत, बाह्य रूप से सशक्त। भारत की आज विश्व को बहुत महती आवश्यकता है। भारत, क्योंकि भारत शांति, संवाद और मानव सहयोग और विश्व बंधुत्व की बात करता है। और इसलिए विश्व के लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, अगर आपको इसी प्रकार के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की जानकारी करनी है तो दिव्य IAS फीचर से जुड़े रहिए। धन्यवाद।